तो चलिए, हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो फाइनली आज इस चैप्टर का हम अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। तो जो लास्ट वाला टॉपिक है, कौन सा वाला? हाँ, कश्मीर का छोड़ो फिलहाल दे। तो आप देखो, लास्ट वाला टॉपिक जो है इसका, वो है बल्कन्स का। तो बल्कन और हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर है ना, ये आपस में थोड़ा सा रिलेट है, कनेक्टेड है। यस, हमने क्या देखा था? हमने देखा था नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। क्या था फर्क आपस में? नेशनलिज्म आता है और जब नेशनलिज्म सर के ऊपर से जाता है, उसका मिसयूज होता है, तो इंपीरियलिज्म होता है। देखो, बल्कन रीजन में एक ऐसा ही हम मानेंगे कि दिस इज द केस स्टडी ऑफ नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। उस टॉपिक का ये केस स्टडी है। देखो, नेशनलिज्म जो बल्कन का पहले समझेंगे। बल्कन क्या है? ये जो पूरा आप ये मैप देख रहे हो ना, ये पूरा बल्कन रीजन था। किसके अंडर में था? पहले देखेंगे ये इनके जो एरियाज। आज का जो मॉडर्न डे है, आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ठीक है। ये सारे आज कंट्रीज हैं, लेकिन ये असल में क्या था? जिस डेट का हम पढ़ रहे हैं ना, इट वाज अंडर द ओटोमन अंपायर इर्तुगरुल गाजी, देखते हैं ना। तो वही जो वो वाली अंपायर थे ना, टर्की, उनके अंडर में सारा का सारा इलाका जो है ना, उनके कब्जे में था। आया इतना समझ? अब देखो, इन सब लोगों को, जो भी इस वाले रीजन में रह रहे थे, इस बल्कन रीजन में रह रहे थे ना, स्लेव नहीं है ये है स्लाव्स। स्लेव एंड स्लाव्स में फर्क है। इनको स्लाव्स बोलते हैं। स्लाव्स उनका लोकल नाम था, स्लेव्स दूसरा, इट इज स्लाव्स, ठीक है ना। नो, हाँ, स्लाव्स बोलते थे। स्लाव्स, वो टर्की इनको बोलते थे, टर्की के लोग स्लाव्स, ठीक है ना। द बल्कन एरियाज बिकम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट। देखो अब क्या होता है, अब हमें पता है उस्मानिया जो खिलाफत थी, ठीक ना, उस्मानिया खिलाफत, जिसके बारे में हम सीरियल्स भी आजकल देख रहे हैं, उसके बारे में वो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो अनपॉपुलर हो गए, उनके पास पावर धीरे धीरे कम होता गया। और ये जो धीरे धीरे सब इलाके हैं, जिनके भी मैंने नाम लिए, ठीक है ना, एक बार मैं फिर से नहीं लूंगा, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा खुद। ये सारे है ना, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को अलग छुड़ाने की कोशिश की उनसे। क्यों अलग छुड़ाने की कोशिश की? क्योंकि जिनके अंडर में अभी ये रह रहे थे ना, वो उनके पास पावर नहीं रहा, उतना पावर नहीं रहा कि वो इनको फिर से कंट्रोल कर पाए। आया इतना समझ? और वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अब अलग हो रहे। अलग होने के बाद क्या होता है, इस वाले रीजन में बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ गया। टेंशन कैसे बढ़ गया? एग्जाम्पल देंगे। से फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हम लेंगे, यह है अल्बानिया, यह है ग्रीस, ठीक है ना। दोनों इलाके क्या है, ये अलग हो गए। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? देखो ये क्या बोल रहे हैं। ये अल्बानिया की अगर बात करेंगे, ग्रीस की बात करें, ये बोल रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने कब्जे में कर लूं। पहले क्या था इनके पास? नेशनलिज्म। समझ रहा है ना? नेशनलिज्म किसके खिलाफ था? टर्की के खिलाफ, कि हम क्या बनाएंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे, एक अलग सी जो अपनी कंट्री बनाएंगे। हम इस जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, जिनके अंडर में हम अभी रह रहे हैं ना, हम इनसे आजादी हासिल करेंगे, इंडिपेंडेंस। उस स्ट्रगल को उस टाइम नेशनलिज्म बोलते थे। अब ये इस मकसद में कामयाब हो गए। वहां पे बेकिस मुल्कस पे नजर वहां कर नीति हड़प, दिस इज इंपीरियलिज्म। आ रहा है समझ? तो इस तरीके का एक नया टेंशन इस बल्कन रीजन में उठ गया। पहले ये खुद दूसरे के कब्जे में थे, अब धीरे धीरे खुद इससे आजाद हो रहे। अब ये दूसरे इलाके को बोल रहे कि अब मैं इसको भी हड़प लूंगा। और समझ, इस टेंशन को एक जो है दूसरे पावर भी फायदा उठाएगा। इसको हम यहां पे जो एक्सप्लेन करेंगे। देख लो, ओटोमन अंपायर की बात फिर से हो रही, जो कि मैंने अभी आपको बोला भी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर का जो डिसइंटीग्रेट होता है, धीरे धीरे उसने जितने भी इलाके अपने कब्जे में किए थे ना, धीरे धीरे वो हाथ से अब छूट रहे हैं उनके। ये तो हमने पढ़ा। और एक बात, जो भी हमने अभी इलाके पढ़े ना, उनके बीच में क्या स्प्रेड हुआ? रोमांटिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनलिज्म मीन्स कल्चर रिलेटेड। उनको एक ऐसी फीलिंग आई, वी हैव द सेम कल्चर, वी हैव द सेम आइडेंटिटी एंड वी शुड प्रोटेक्ट इट। आया समझ? तो इससे क्या होता है? इससे ये हुआ, एक तो वहां से जिन पावर के अंडर में अभी तक थे, वो कमजोर ऊपर से हो रहा है, और आपस में इन लोगों के बीच में क्या आता है? कल्चरल फीलिंग होती है, which at the end becomes the nationalism, ठीक है ना। नेशनलिज्म आया, सो बल्कन रीजन क्या बन गया? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मीन्स
जो भी जितने भी कंट्रीज के मैंने नाम लिए ना, धीरे धीरे करके सब अब क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव कैसे बना, देखो, वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट्स ब्रोक अवे फ्रॉम इट इज कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने बोला, वन बाय वन क्या हो रहा है, वो इंडिपेंडेंस हासिल कर रहे हैं। अब द बल्कन पीपल based their claim for the independence or the political rights or the nationality and used history to prove that they had been once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign। अब देखो, अब ये नेशनलिज्म कैसे आएगा, इन्होंने बोला एक जमाना था, से फॉर एग्जांपल ये दो कंट्रीज है जिसके मैंने अभी जो एग्जांपल दी, अल्बानिया एंड ग्रीस। इन्होंने बोला एक जमाना था जब हम क्या थे, आजाद पहले थे, और ये इलाका मेरे कब्जे में था उस टाइम, हमारा कल्चर एक ही था, लेकिन फिर फॉरेन पावर आया, तुर्की आया, ओटोमन एम्पायर आया, इन्होंने ये कब्जा किया यहाँ पे और उन्होंने इसका ऐसा बॉर्डर बनाया, जबकि हमारा वो इलाका भी हमारा ही था। आया इतना समझ, तो ये हो गया। नाउ hence the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long post independence। धीरे धीरे इन्होंने बोला कि जो जिसका ये इंतजार कर रहे थे उस इंडिपेंडेंस का, नेशनलिस्ट जो स्ट्रगलर्स थे, दैट मींस इंडिपेंडेंस, उन्होंने ये इंडिपेंडेंस आखिरकार हासिल की। लेकिन अब जो टेंशन उठेगा ना, नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा समझ आ जाएगा। इधर देख लो, Slavic nationalists struggle to define their identity and independence। Balkan area become an area of intense conflict। Intense conflict अब कैसे बना, बोलेगा कोई? अभी मैंने बोला इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ये इसलिए बना क्योंकि अब सारे लोग एक दूसरे को खाना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ? जो ये इसके जो रहने वाले लोग थे ना, ये धीरे धीरे उस बिग पावर से छूट रहे, लेकिन अब ये एक दूसरे के ऊपर लगे हुए। अब पहले तो नेशनलिज्म इनमें आया, नाउ अब क्या आ रहा है, इंपीरियलिज्म। इसलिए क्या यहां पे हुआ, इसमें क्या हो गया, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन द बल्कन सिटीज वर फायरसली jealous of each other and each hope। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सब एक दूसरे से अब क्या मान लो जल रहे हैं, जलस हो रहे हैं। अपने स्टेट में एक दूसरे से जल, हाँ, जो अपने रीजन के नाम रीजन आपस में जल रहे हैं। वो एक रीजन चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लूं, दूसरा चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा मैं लूं। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है ना, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में अब ये डूब गया। अब इससे क्या होता है, क्यों सर, टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। वो क्या कर रहे हैं, टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और दूसरे को हड़प करके मैं इसकी जमीन खा लूंगा, मैं इस इलाके को जो है, इसके लोगों को जो है अपने कब्जे में करके इनकी जमीन खा लूंगा। और है समझ? तो यही हमने पढ़ा था, नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। अब ये इंपीरियलिज्म अभी हो रहा है, पहले तो इनमें नेशनलिज्म आया, नाउ इंपीरियलिज्म। अब देखो, बल्कन रीजन बिकम द ग्राउंड फॉर द बिग पावर रिवाइवलरी। अब ये एक और टेंशन आ गया, यहां पे ये छोटे छोटे जो मुल्क हमने अभी देखे थे आज के डेट में, जो छोटे इलाके उस टाइम के थे, ये आपस में लड़ रहे हैं ना। लेकिन इस चीज का फायदा किसने उठाया, बड़े पावर्स ने। बोला अच्छा, इन्होंने जो हाल ही में आजादी हासिल की, अब लड़ रहे, क्यों ना हम इस सब इलाके को अपने कब्जे में ही करेंगे। इसका एक और रीजन पहले ये है कि ये वाला जो बल्कन रीजन है ना, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस थे, सब इनके पीछे लगे थे। चना मना कि जब रशिया पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाना चाहता है, तो ये तो रिवील भी हो गया जो लास्ट वीक कि रशिया ने एक टाइम पे बोला था कि पाकिस्तान और इंडिया का हम जंग कराएंगे, वो करेंगे। क्यों? रिसोर्स ने वो अपना वेपन यहाँ पे भेज रहा है, उधर भी और इधर भी। मरेंगे कौन लोग? अच्छा, दोनों की लड़ाई तीसरे की जीत, ये आपस में लड़ रहे हैं, समझ लेना। बल्कन रीजन आपस में लड़ रहे हैं, बिग पावर्स ऊपर से देख रहे हैं, रशिया ले लो और कोई ब्रिटेन ले लो, ये देख रहे हैं कि क्यों ना हम इन सबको एक साथ हड़प लेंगे। ये एक दूसरे को हड़पने की सोच रहे हैं, हम सबको एक साथ हड़प लेंगे। देखो क्या होता है, ईच पावर, कौन कौन, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बल्कन्स एंड एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर द एरिया। ये सब ये मतलब इसको नजर रख रहे हैं कि किस तरीके से हम इनको अपने इन्फ्लुएंस में रखेंगे और इनको पूरा हम हड़प लेंगे, इन पे पूरा हम वी विल मेक देम सब्जुगेट, हम इनको करेंगे अपने कब्जे में, क्योंकि वो खुद अभी लड़ रहे। सो यही रीजन है बल्कन का रीजन। वर्ल्ड वॉर सेकंड तो आपने जो 9th में भी पढ़ा होगा,
जो हिटलर के टाइम पे। लेकिन फर्स्ट जो है ना उसका रीजन यही है, बल्कन रीजन के बाद बल्कन रीजन पे बाकी जो बड़े पावर्स है, जर्मनी ले लो, ऑस्ट्रो हंगरी ले लो, ये सारे हैं ना वर्ल्ड वार फर्स्ट के मेंबर्स, एक्सेस पावर एंड एलाइड पावर। तो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो रीजन बना ना वो बल्कन रीजन ही बना। हर कोई बड़ा पावर चाहता था मैं ही इसको खा लूं, वो चाहता था मैं ही इसको खा लूं, तो इन्होंने दो ग्रुप बना के वर्ल्ड वार फर्स्ट किया। किस पे? बल्कन रीजन पे। आया समझे? अच्छे से आया समझ? अब देखो लास्ट वाली स्लाइड है ना, नहीं इसके बाद नहीं, थैंक यू है फिर इसके बाद। ओके खुशी हो रही है। ओके अब देखो, नेशनलिज्म अलाइन्ड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1940। समझ लेना इस पॉइंट को। नेशनलिज्म अलाइन्ड विद इंपीरियलिज्म, पहले क्या था? नेशनलिज्म। वो अलाइन किसके साथ हुआ? सर नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हुआ ना, इसने पूरे यूरोप में पूरे यूरोप में डिजास्टर लाया 1914 में, है ना? क्यों 1914 में? सर गई ना मुझसे गई ना आयत ना भी ये खुश क्या था लास्ट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब तक जुल्म नहीं खत्म होगा तब तक हिस्ट्री रिपीट होता है। तो 1914 ही क्यों सर? 1914 से ही वर्ल्ड वार फर्स्ट 1918 तक हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, नेशनलिज्म सर कथ करा, नेशनलिज्म जब अलाइन हुआ नहीं, मैंने बात कर रही थी आपके साथ, दिमागा वही ब्रुक। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म जब अलाइन हुआ इंपीरियलिज्म के साथ, अब नजर रखो, नेशनलिज्म जब अलाइन हुआ इंपीरियलिज्म के साथ, सो इट क्रिएट द डिजास्टर इन 1914 इन यूरोप। कैसे? वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर अगर उन्होंने आजादी हासिल की थी, इफ दे गॉट इंडिपेंडेंस, किन्होंने? बल्कन के रीजन है। अब चुप करके बैठना था ना। वो जब आपस में लड़ने लगे, इसका फायदा दूसरे मुल्क ने उठाया, तीसरे ने उठाया, और उनके बीच में अगर तिम के इसमें आजादी रटित सब करित बिहत, जर्मनी फ्रांस है ना, सब बैठे हुए थे, तिमन कथोस बेकिस पे हमला करुन, और नतीजा ये हुआ वो आपस में लड़े, ये आपस में इधर से लड़े, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया, पूरे यूरोप में तबाही मच गई। तो फिर इसका हमें नतीजा पता ही है। सो यही है, इज नेशनलिज्म ऑफ नो यूज? क्या ये आप अगेंस्ट है? नेशनलिज्म फिर अच्छा नहीं था, इसका कोई यूज नहीं था। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century बिगन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। नहीं, नेशनलिज्म का सच में यूज है, लेकिन इंपीरियलिज्म का यूज नहीं है। अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थी 19th century में जो कि फॉरेन पावर्स के अंडर में थे, फॉरेन पावर्स के अंडर में थे। जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लो, उनका उस कंट्री में नेशनलिज्म का यूज बहुत ही बड़ा था, और उसी की वजह से दे गॉट इंडिपेंडेंस। तो यहां पे देखेंगे एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो थी, इंपीरियल किसको बोलेंगे? जो कोई ताकतवर कंट्री किसी कमजोर कंट्री पे आके कब्जा जमाएगी और हमला करेगी और वहां पे बैठेगी। अब यहां पे समझ लेना, उस इंपीरियल कंट्री के, इंडिया में कौन थी इंपीरियल कंट्री? ब्रिटेन थी ना, अंग्रेज, इंग्लैंड थी ना यहाँ पे इंपीरियल कंट्री। तो उस इंपीरियल कंट्री के खिलाफ उठना, आवाज उठाना, स्ट्रगल करना, इसी को बोलेंगे नेशनलिज्म। आवा भी समझ बेमाना बात टाइम में मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई कंट्री किसी के ऊपर इंपीरियलिज्म कर रहा है, टेक द एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, उसने सब्जुगेट करके रखा था इंडिया को, श्रीलंका को, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, सब सब्जुगेट करके रखा था उसने। किसने? इंग्लैंड, ब्रिटेन ने। तो यहां के लोगों ने क्या किया सर? आवाज उठाई, किनके खिलाफ? उस इंपीरियल कंट्री के खिलाफ। तो इस आवाज उठाने को ही हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का कोई यूज नहीं है। ये क्या है? वो लोग जो नेशनलिज्म को फिर दूसरी डायरेक्शन में लेके, जैसे एक दूसरे पे कब्जा करना। हाँ देखो, हमने देखा नेशनलिज्म की बात वो फीलिंग आई ना इंपीरियलिज्म, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ब्रिटिश। देखो बेटा, आप इस बात को समझ लेना कि
सबसे पहले ब्रिटेन का भी हमने पढ़ा, उसका भी यूनिफाई हो गया, जैसे वो इलाका ये अब वन सुना सब करे दून। अब इसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ रहा है तो लालच बढ़ रही है ना। पहले नेशनलिज्म आया, यूनिफाई हो गया, लेकिन फिर इंपीरियलिज्म इनके जहन में आ गया, क्यों ना हम अब उस पर अटैक करेंगे। लेकिन जिस पे अटैक किया ना, अब उस पे नेशनलिज्म आएगा। नहीं नहीं, उस टाइम तो ये इंडिपेंडेंट थे, इसने सब कंट्रीज को अपने कब्जे में किया था। इसने किया था जो हमने देखा था, किस किस को किया था, जो हाँ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जो है वेलिश पीपल को भी किया था, सबको अपने कब्जे में किया था। उसके बाद इनके जो पास बहुत ही पावर आया तो हाँ पार निकल आए। तो यहाँ पे इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल to form independent nation cities and were inspired by a sense of the collective national unity forged in confrontation with the imperial। जो मैंने अभी बोला ये यही है। The idea that the society should be organized into nation states came to be accepted as the natural and the universal। तो इस आइडिया को कि हर कोई कंट्री नेशन स्टेट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनकी जो अपनी एक स्ट्रिक्ट टेरिटरी होनी चाहिए और वहां पे अपनी गवर्नमेंट चलनी चाहिए, कोई कंट्री किसी पे हमला ना करे, किसी पे अटैक ना करे। ये एक कंसेप्ट ऐसा बन गया जो कि बोला गया यूनिवर्सल है एंड नेचुरल है। नेचुरल मींस नेचुरली हर किसी को हक है कि वो अपनी टेरिटरी में खुल के जिए, किसी के जुल्म के अंदर, दबाव के अंदर ना जिए। तो इसको बोलेंगे, इस वाली लाइन को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रगल हुई थी ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म। आया समझ? इट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह अब हम इतनी खुशी, हाँ चलो इसको बंद कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।